नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अब केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के सांसद नहीं रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया और उसके बाद चले एक मुकदमे में उन्हें सजा हो गई। इसके बाद उनकी सांसद की कुर्सी भी चली गई। कांग्रेस इस कार्रवाई को तानाशाही बता रही है, लिहाजा आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर बहस। क्या ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और इससे कैसे लड़ेगी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजेंद्र आर्य जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ में सुरेश गर्ग जी जो बीजेपी के नेता हैं। हम दोनों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले के बाद सामने आई है। जाएगा किसी को नहीं मालूम है। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग? विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहे। Narendra Modi led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi. They do not believe in the principle of democracy. Rather, they are the worshipper of autocracy, and they are absolutely autocrats. Now we are under the regime of autocrat. This has been clearly, without any compunction, without mincing any word, I must say that this government is nothing but a autocratic government. But again, I must reassert on behalf of my party. तो छिन गई है राहुल गांधी की सांसदी और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम रुक करते हैं सबसे पहले राजेंद्र आर्य जी का। राजेंद्र आर्य जी, 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की कोशिश में, कवायद में जुटी हुई थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें हो रही थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका यहां पर लग चुका है। दीपक जी, निश्चित रूप से ये बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि जहां तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व की बात है तो वो निर्बाध है और उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। और जो राहुल जी ने
चाहे कैम्ब्रिज की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश में 3500 किलोमीटर यात्रा करने के दौरान जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर मतलब केंद्र की सरकार ने मोहर लगा दी है कि उनके ऊपर जो बदले की भावना से जो एक्शन लिया गया है उस पे बुरी तरीके से मोहर लग चुकी है। संसद के दरवाजे बंद, मतलब न्यायपालिका के दरवाजे बंद, ये हो क्या रहा है? मतलब लोकतंत्र में ऐसा मतलब कभी हुआ क्या कि किसी डिफेमेशन के केस में इतना मतलब फैसला आया और किसी डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सजा दी गई है? पहली बात तो जैसा कि कल आपने देखा होगा जब ये फैसला आया तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल गांधी जी का एक कोट किया था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है और सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का माध्यम। ये कि गांधी जी ने, ये महात्मा गांधी का कोट है। तो वो उसी बात पे आज भी अडिग है कि मैं सत्य पे चलूंगा और अहिंसा मेरा उसको प्राप्त करने का एक माध्यम है। आज जो सत्ता पूरी तरीके से राहुल गांधी के जो सवाल उठाए गए या राहुल गांधी ने जो लोकतंत्र पे प्रश्न लगाए या मोदी सरकार के ऊपर जो सवाल किए, चाहे संसद के अंदर कहे गए हों, चाहे लोकसभा के अंदर कहे गए, चाहे कैम्ब्रिज में कहे गए हों, चाहे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस पूरी की पूरी बात पर मोहर लगी है। और डरी हुई सत्ता, मतलब मशीनरी का, जो सरकारी मशीनरी का, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग करके साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनाकर जिस तरीके से यह किया गया है, आज तक भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राजेंद्र जी, मैं टोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि सत्ता की जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग यहां पर किया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया, बयान राहुल गांधी ने दिया, उसके बाद में जो नियम बने हुए उसके तहत यहां पर लोकसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी किया और उनकी जो सदस्यता थी उसको रद्द किया। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो, चाहे कोर्ट हो चाहे लोकसभा हो, वो तमाम ये जो संगठन है या जिसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तमाम संगठन उससे दबे हुए सरकार के? मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक संवैधानिक संस्थानों की बात है, चाहे न्यायपालिका की बात है, चाहे चुनाव आयोग की बात है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, उन तमाम एजेंसियों पे सरकार का बुरी तरीके से दबाव है। सरकार ने, जब आपको पता है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जब संसद के अंदर और लोकसभा के अंदर जो सवाल पूछे थे उन सवालों का जवाब नहीं आया और उसके बाद में कैम्ब्रिज के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने जब कहा कि मेरे ऊपर चार मतलब लोकसभा के चार केंद्रीय मंत्रियों ने आरोप लगाए, मेरा जवाब सुना जाना चाहिए। ये पहली बार इस देश में हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी ने संसद और लोकसभा नहीं चलने दी। तो यहां पर यह कहना बहुत जरूरी है। और जो कल जो फैसला आया, उस फैसले का मैं आपको बता दूं, 2019 का चुनाव के दौरान जो कोलार की एक सभा के अंदर जो वक्तव्य दिया गया और उस पूरे फैसले के अंदर आप अगर पूरा का पूरा देखेंगे तो न्याय का पूरी तरीके से जो कानून की अवधारणा है या जो कानून की परिभाषा है उनका उल्लंघन किया गया। जिस तरीके से कल कांग्रेस के मतलब नेता राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जिसमें कहा कि वो पूरा का पूरा मामला जिसके अंदर जिस बात को लेकर मतलब मानहानि का मुकदमा चलाया गया, वो मानहानि का मुकदमा बनता ही नहीं है, क्योंकि जो मानहानि मुकदमे का जो प्राथमिक सिद्धांत है, जिसके लिए बात कही गई, उनकी तरफ से किसी भी की तरफ से वो नहीं किया गया। और जो परसेप्शन बना उसमें जिनका नाम लिया गया वो यहां पे इस देश में नहीं है, वो भगोड़े हैं, उनके ऊपर लेके जो बात थी उसको लेके गया। अगर उसमें फिर एक बात कही गई कि फौजदारी के मुकदमे में मतलब बदनीयती साबित करनी पड़ती है, मुकदमे में द्वेष की भावना साबित करनी पड़ती है, जिसमें वो पूरा का पूरा भाषण जनहित के आधारित था, जिसके अंदर महंगाई को मुद्दा बनाया गया था, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया, जिसके अंदर जो आर्थिक असमानता उसको मुद्दा बनाया गया था। और उस दौरान आपको मैं फिर बता दूं कि 2019 का ये जो मामला था, लगातार आपको पता है 4 साल हो गए उस बात को लेकर। उसके अंदर जब एक जज की वहां पर जब ये दायर किया गया था मुकदमा, उस वक्त तक उस जज की उपस्थिति में इस मुकदमे को यही जो अपीलेंट थे वो लेके हाईकोर्ट में चले गए, बोला हम इसको नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद में जैसे ही उस जज का ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद में उस मुकदमे को वापस वो वहां लेके आए। उसकी परिणति कल क्या हुई, 12:30 बजे जो फैसला है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आज तक के अंदर जो कन्विक्शन होता है कि भाई आरोप तय हुए, आरोप तय होने के बाद सजा सुनाने के बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम को बिल्कुल भी नहीं दिया गया, ना ही बचाव पक्ष को अपनी बात कहने का वो दिया गया। और उसके अंदर क्षेत्राधिकार की बात भी बताऊं, मामला कोलार में हुआ और जो कानून के अंदर एक प्रावधान है, 202 का प्रावधान है, उसमें भी उसका स्पष्ट तौर पे उल्लंघन हुआ कि अगर मामला कोलार में हुआ तो अगर सूरत में मामला कोलार में दायर होता तो समझ में आता, लेकिन सूरत में दायर करना और उसके पीछे
टाइमिंग देखिए, आप इस पूरे के पूरे मामले की टाइमिंग देखिए। जब राहुल गांधी ने अडानी स्कैम के ऊपर मोदी जी को घेरने का प्रयास किया तो पूरी की पूरी भाजपा तिलमिला गई और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके से किया। और निश्चित रूप से हमारा इस देश की लोकतंत्र में भी पूरा भरोसा है। हालांकि लोकतंत्र पे आज का दिन काला अध्याय लिखा जाएगा आज के दिन ठीक के है, रूप सुरेश में, जी से लेकिन जवाब ले लेते हैं। निश्चित रूप से हम अपनी पूरी की पूरी संसद में हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमारे जो सांसद हैं वो संसद में भी आवाज उठाएंगे और सड़क पे भी हम आवाज उठाएंगे और इस सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। ठीक है सुरेश जी, तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी की केंद्र सरकार के ऊपर है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं, लोकतंत्र को खतरे में बता दिया है पर कांग्रेस ने आज की इस कार्रवाई के बाद में। मैं तो दीपक जी एक चीज जानता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा गांधी परिवार को संविधान से ऊपर रखा है। क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर हो गए? वो न तो संविधान में विश्वास करते हैं न कानून में विश्वास करते हैं। अरे भाई, कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है, कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आपको सजा अगर 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा है तो आपको इमीडिएटली सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो आपको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस कभी भी कोर्ट का सम्मान करने की या संविधान का सम्मान करने की आशा ही नहीं रखती। जब 2019 के अंदर कर्नाटक के अंदर इन्होंने एक सभा के अंदर बोला है तो आप देखिए ओबीसी समाज को पूरे को अपमान करने की कोशिश की है, पूरा ओबीसी समाज को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, ओबीसी समाज के लिए इन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। और उसके अंदर 2019 से केस चल रहा साहब, 2019 से आज 4 साल हो गए, 4 साल केस चल रहा था, कहां चले गए थे? आपको कोर्ट में अपने जो भी तथ्य वो सबमिट करने चाहिए थे ना। आपको पूरा कोर्ट ने समय दिया था, कोर्ट ने पूरा 4 साल का समय दिया था, आपको बोलना चाहिए था कि साहब मैंने, या माफी मांगनी चाहिए थी ना कोर्ट से। आपने पहले भी तो माफी मांगी है ना, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांगी है, राफेल के मुद्दे पे, अन्य मुद्दों पर इन्होंने पहले भी माफी मांगते हैं। राहुल गांधी जी बोलते जाते हैं फिर माफी भी मांगते जाते हैं। तो भाई राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है, देश संविधान से चलता है। लेकिन जहां गांधी परिवार का नाम आ जाता है वहां कांग्रेस संविधान से ऊपर गांधी परिवार को मानना लग जाती है। तो मेरा यह कहना है कि भाई अगर कोर्ट ने निर्णय दिया है, कोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा है तो इमीडिएटली उसकी सदस्यता खत्म होगी। लोकसभा ने वही निर्णय लिया है, लोकसभा सचिवालय ने उसकी सदस्यता खत्म कर दी। अगर आपको ऐसा लगता तो जाइए कोर्ट में, मना किसने किया आपको? राजेंद्र राणे जी, आपने सुना होगा सुरेश गर्ग जी को, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि आप लोग गांधी परिवार को लोकतंत्र से बड़ा मानते हैं, ऊपर मानते हैं, और जो तमाम फैसले लिए गए राहुल गांधी को लेकर, चाहे उन्हें सजा हुई हो वो कोर्ट ने दी है, और जो संसद की सदस्यता उनकी गई है वो लोकसभा सचिवालय ने जारी की है। इसमें बीजेपी की केंद्र सरकार का कोई लेना देना इसमें नजर नहीं आता, ये इनका साफ तौर पर कहना है। देखिए, मैं फिर बता दूं दीपक जी कि इस पूरे के पूरे मामले को मतलब जो विधायक हैं पूर्णेश मोदी, जो कि गुजरात से हैं और सूरत से ही वो जीतकर विधायक बने हैं, उनके द्वारा ये मामला उठाया गया। तो पूरी तरीके से ये मामला राजनीति से प्रेरित था, उनको उन्होंने मुद्दा बनाया। जबकि उनका ना तो, या तो वो बता दें कि उनका नीरव मोदी से या जो ललित मोदी है उनके साथ में क्या रिश्ता है, या उनके बारे में आज एक बात बताइए। मतलब राहुल गांधी ने चोर किसको कहा? राहुल गांधी ने चोर जो देश का खजाना लूट कर भागे या देश का पैसा लेकर भागे, उन्हीं को तो चोर कहा ना। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां चोर को चोर कहने से आपकी सदस्यता रद्द होती है। अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री का सरनेम भी तो वही था ना। नहीं, बात सरनेम की नहीं है। देखिए, मैं फिर बता दूं कि जो ये कानून है, इसके अंदर जो सिद्धांत है इसका, मतलब मानहानि के केसेस के अंदर, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिसके लिए कहा गया है उसको उसके लिए अपील करनी चाहिए। आज ये अगर मुकदमा चाहे तो नीरव मोदी की तरफ से होता है या ललित मोदी की तरफ से होता तो ये वास्तव में मानहानि का मुकदमा बनता, लेकिन चूंकि वो डिफॉल्टर हैं तो वो तो मुकदमा कर ही नहीं सकते। अब आप बताइए कि आप उन डिफॉल्टर्स को बचाने के लिए आपने ये मुकदमा किया। आज ये कह रहे हैं गांधी परिवार, मैं कहता हूं इस देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का और सबकी शहादत है, सबका योगदान है। तो आज वास्तव में इस देश के अंदर चाहे संविधान बनाओ, चाहे इस देश में लोकतंत्र बनाओ, तो गांधी और नेहरू
का ही सबसे बड़ा योगदान गांधी इस देश के सारे जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के नवनिर्माण में उनका जिस तरीके का योगदान है उसको हम किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए ये राहुल गांधी जी की बात को जिस तरीके से कोट किया गया, लेकिन आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज ने भी कहा था कि अगर हम चुनाव के दौरान कही गई बातों पर मुकदमे लगाने पड़े तो मेरे ख्याल से कोई भी नेता बचेगा नहीं। तो आज आप इस चीज को देखिए ना कि यह बदनीयती से लगाया गया। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, इस देश के जो मतलब कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड जो जज हैं वो देशद्रोही हैं। तो क्या न्यायपालिका का इसमें अवमानना नहीं हुई या न्यायपालिका का अपमान नहीं हुआ? तो आज आप बताइए ना, आप कृपा करके, क्योंकि ना तो आपकी लोकतंत्र में रुचि है ना आपकी संवैधानिक संस्थानों में रुचि, आप इस देश के अंदर लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हुए हैं। और जो भी राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारी आवाज को दबाया जाता है, लेकिन देश के अंदर जो भी समस्याएं वो हम अपने स्तर पर निपट सकते हैं, हमें किसी की भी भारी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। और फिर राहुल गांधी को जब कहा गया कि वो माफी मांगे तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए तो मुझे संसद में लोकसभा में बोलने दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। और यह देश में पहली दफा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी ने लोकसभा नहीं चलने दी, राज्यसभा नहीं चलने दी। तो आज आप बताइए ना, राहुल गांधी बोलते तो सबकी पोल खुल जाती। आज सिर्फ अडानी को बचाने के लिए पूरी तरीके से चर्चा भी जारी है। हमारे साथ में सुरेश गर्ग जी भी बने हुए जो कि बीजेपी के नेता हैं। सुरेश जी, आप लोगों पर आरोप लगातार यही लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं आप उनका दुरुपयोग करते हैं। इस वाले मामले में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक तरीके से जल्दी यहां पर बीजेपी पार्टी जो है वो करती हुई नजर आई है, और खासतौर पर तब क्योंकि चुनावों के अंदर अमूमन इस तरीके के जो बयान है वो सामने आते रहते हैं। बीजेपी के कई नेता भी जो हेट स्पीच है उसके दायरे में आ चुके थे पहले। देखिए दीपक जी, आपको ये तो समझना पड़ेगा कि देश है वो संविधान के हिसाब से चलेगा जी। गांधी परिवार के हिसाब से देश नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। संविधान के हिसाब से सब जितनी भी संवैधानिक संस्था है वो स्वतंत्र, वो अपना काम कर रही है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट आपको आपके खिलाफ निर्णय देता, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो नीरव मोदी के लिए और उनके लिए बोला था। आपने, आपके नेता ने सीधा सीधा बोला था कि मोदी सरनेम यानी ओबीसी समाज को गाली दी थी, ओबीसी समाज का अपमान किया था आपने, पूरे संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान किया था कि भाई क्या मोदी सरनेम ही चोर थे कि ये इस तरह के इनके राहुल गांधी जी के शब्द थे। तो इन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, इन्होंने मोदी सरनेम के लिए बोला है। तो जब इन्होंने, यार फिर आपको तो 3 साल 4 साल का समय मिला था, क्यों नहीं आपको राहत मिली कोर्ट से? जाते कोर्ट में जाते ना, पर लेकिन ये संविधान को मानने वाले नहीं है। इनकी माताजी ने खुद ने मोदी जी के खिलाफ बोला था, मौत का सौदागर, जहर की खेती, क्या क्या बोला था मोदी जी के खिलाफ इन लोगों ने। तो इनको ये चीज मानना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये संवैधानिक संस्था है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। और राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं, इनकी दादी की सदस्यता भी गई है। इंदिरा गांधी जी की जो सदस्यता है 1978 में इंदिरा गांधी जी भी गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की सदस्यता गई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी की गई है, कुलदीप सेंगर जी की गई है, अशोक चंदल जी की गई है। अरे भाई, जो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर सदस्यता 2 साल से ऊपर की या 2 साल की होती है, इमीडिएटली सदस्यता कहते हैं। जाइए आप कोर्ट में, अगर आपको राहत कोर्ट से मिल जाती है तो क्या दिक्कत है? सुरेश जी, एक राजनेता के तौर पर, एक नेता के तौर पर, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर आपका क्या आकलन है? अब आगे क्या स्टेप होने वाला है? चुनाव की घोषणा? तो हम तो ये है कि देखो, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस है। आपको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सम्मान, राहत मिलती है तो कोई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र को कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो आप जो इसका कोर्ट का निर्णय है उसको स्वीकार करना चाहिए आपको। ठीक है अजय जी, आपको लगता है कि जो बोल थे वो काफी विवादित थे, प्रधानमंत्री तक टिप्पणी कर दी गई, तो ऐसे में आगे भी नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि एक छोटे से विवादित बोल के चक्कर में उनकी जो सांसदी है वो तक खतरे में पड़ सकती है? देखिए दीपक जी, अगर इस देश में सिर्फ इन बातों से सांसदी जाने लगे तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की सांसदी चली जाती। मोदी जी के तमाम वक्तव्य हैं, चाहे संसद में दिए गए हों, चाहे विदेश में दिए गए हों, चाहे चुनाव सभाओं के दिए गए हों, उन्होंने प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उस वक्त 2014 से पहले, उनके बारे में बोला देहाती महिला, मनमोहन सिंह, सोनिया जी के बारे में बोला जर्सी गाय, मतलब और भी जैसे कांग्रेस की विधवा,
और कांग्रेस की जो महिला सांसद थी उसको सुरपणखा कहा। तो ये तमाम बातें फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जब राहुल गांधी के लिए बोला कि ये नेहरू का सरनेम क्यों नहीं रखते, क्या मतलब, वो मतलब नेहरू को बार बार घसीट के लाते, इसका मतलब क्या है, कोई आदमी आपको पता है नाना का कोई सरनेम रखता है क्या? आज आप इस चीज को देखिए, जहां तक बोलने की बात है, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से ये घबराए हुए लोग हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी को जिस तरीके से 3500-3700 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल जी को करोड़ों लोगों का जन समर्थन मिला, उस जन समर्थन से केंद्र की सरकार और भाजपा पूरी तरीके से डर गई है। और उनको किसी भी तरीके से, क्योंकि चाहे उन्होंने महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे देश में हिंसा और नफरत के माहौल की बात हो, चाहे आर्थिक असमानता की बात हो, चाहे मित्रों के मित्रकाल के अंदर मित्र नीति की बात हो, उसको लेकर तमाम सवाल उठाए थे। उन सवालों से देश का ध्यान हटाने के लिए, राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाने के लिए यह फैसला लिया गया है। और इस फैसले के खिलाफ हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और जेलें भरनी पड़ी तो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के पीछे नहीं है। लगातार अभी भी सुरेश जी भी ये बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी ये बात कर रहे हैं कि जो फैसला है सजा का वो कोर्ट सुनाता है। नहीं, कोर्ट का देखिए टाइमिंग देखिए ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने आपको कहा ना कि आपका कोर्ट पर न्यायपालिका की हायरार्की के अंदर जो सीजेएम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सबसे मतलब लोअर कोर्ट माना जाता है। और सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने वो जो कन्विक्शन और जो आपका सेंटेंस का जो टाइम होता है, एक दिन आरोप तय होते हैं और उसके कुछ दिन बाद सजा सुनाई जाती है, तो उतना भी समय नहीं दिया गया। फिर मैं बता दूं दीपक जी, इस सरकार की बंदीयती पे प्रश्न चिन्ह क्यों है, क्योंकि 170 पेज का फैसला था, गुजराती भाषा के अंदर फैसला था, उस भाषा का हिंदी में अनुवाद भी नहीं आया और वो भी पूरा का पूरा मामला लोकसभा में पहुंचा। और उसके अंदर मैं कहता हूं यहां पे बैठ के किसने उसका अनुवाद किया, किसने उसकी ये की, तो सरकार की बंदीयती पे टाइमिंग पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि राहुल गांधी से ये लोग डरे हुए हैं और ये इस तरीके से डरे हुए हैं कि वो सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। अडानी के और मोदी जी के रिश्तों के बारे में देश को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये राहुल गांधी के ऊपर शिकंजा कसेंगे वैसे वैसे इस देश को ये सारी बातें पता चलेगी और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों पे मोहर लगेगी। सुरेश जी देखिए दीपक जी, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने क्या ओबीसी समाज का अपमान किया है या नहीं किया, ये उस बात पे कहीं पे भी नहीं आ रहे। ये दूसरी बातों को लेके जा रहे हैं कि साहब हमको सुनने नहीं दे जा रहे हैं, हमारे को ये उससे आप भ्रष्टाचार पे उस पे क्यों जोड़ रहे हो भाई? मुद्दा ये है कि क्या राहुल गांधी जी ने सभा में ये बोला या नहीं बोला, क्या ओबीसी समाज का इन्होंने अपमान किया या नहीं किया? अरे भाई ओबीसी समाज का अपमान किया कोर्ट ने। और फिर मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि अगर सजा सुनाने के तुरंत बाद में सदस्यता खत्म हो जाती है। आजम खान के मैटर के अंदर भी ये हुआ था, आजम खान के मैटर में भी सदस्यता विधायकी चली गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से आपको स्टे मिला, लेकिन आप स्टे के बावजूद में कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट में फिर भी वो आजम खान को सजा मिली है। तो भैया आपको तकलीफ कहां है? सुरेश जी, आजम खान वाले मामले में तो चुनाव आयोग ने भी बहुत ज्यादा जल्दी की थी। नहीं तो मैं ये कह कि आप इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इनको सुनना चाहिए, कोर्ट में गए, कोर्ट ने इन्हें कोर्ट के अंदर अब वही जो निर्णय था पहले का कोर्ट का निर्णय था वही निर्णय बरकरार रखा और आजम खान की वो सदस्यता खत्म हुई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इतनी परेशान क्यों हो रही है। अरे जाइए ना कोर्ट में, मना किसने किया है भाई? आज लोकसभा सचिवालय ने आपका अगर सदस्यता खत्म की है तो तुरंत जाइए ना कोर्ट में, मना किसने किया? 170 पेज का आप बोल रहे हैं कि साहब वो गुजराती भाषा में। अरे भाई देश, आप तो सुप्रीम कोर्ट में 10 मिनट बाद में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, 10 मिनट में जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हो, कई मुद्दे के अंदर हमने देखा है। तो आप 170 पेज का आपके पास तो पूरा एक बड़े बड़े आपके विद्वान बैठे हुए हैं, तो आप उसको कन्वर्जन आपके 10 मिनट में कन्वर्जन हो जाता गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, जिसमें भी करना चाहो। तो ये इस तरह से दोषारोपण करने से नहीं होगा, आपको संविधान में विश्वास करना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाएं जो काम कर रही है उसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा और जनता के सामने जाना पड़ेगा। अभी आपने खुद ने देखा होगा 3 राज्यों के चुनाव हुए, जनता ने इनको निर्णय दिया है, तो आप जनता के निर्णय को तो स्वीकार करो भाई। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 राज्यों में चुनाव हुए, आपकी क्या दशा रही है, पूरे हिंदुस्तान में आपकी दशा क्या है उसको मानना पड़ेगा। जनता आपको जवाब दे रही है।
अगर कोई बात हम अगर गलत करते हैं तो जनता का न्याय भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको। तो मेरा यही कहना है कि जो निर्णय है उसके ठीक है, खिलाफ आपने सुना भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को करें कि 6-6, 7-7 मामले चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जो जिस मामले में वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं, देखिए जहां तक और विवादित बयानों की वजह से। सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के विवादित बयान तो मेरे ख्याल से दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बताए थे। जिस तरीके से सीए और एनआरसी के मामले में उन्होंने जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को लेकर जो बयान दिए थे, और डायनेस्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर कम से कम अनुराग ठाकुर को तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपना आत्ममंथन करें कि वो खुद कहाँ से हैं, उनके पिताजी क्या हैं। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि ओबीसी के ऊपर हमला है और ये है, तो मुझे ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान जी, ये बताइए कि नीरव मोदी ओबीसी है क्या, या ललित मोदी ओबीसी है क्या? ये बार बार ये ओबीसी का कार्ड खेलते हैं। और फिर मैं बता दूं कि ओबीसी के अंदर ये अपने आप को मोदी जी लाए जिस वक्त ये खुद वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जो कि ये ओबीसी समुदाय में नहीं थे, और इन्होंने खुद अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाया। तो यहां पर पूरी तरीके से अपने आप को ओबीसी कहना भी ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और सिर्फ लोगों की भावनाएं को दोहन करने की बात है। मैं यहां पर सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे संवैधानिक संस्थानों की बात हो, आज पूरा देश, पूरा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है, चाहे हमारे साथ में किसी के मतभेद हैं, किसी राजनीतिक दल के साथ मतभेद हैं, हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है जब हम वो तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उस वक्त विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो चीज की जा रही है, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने क्या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, या जिस तरीके से कहा गया, चाहे एसबीआई को डूबने की बात हो, चाहे एलआईसी का पैसा डूबने की बात हो, अभी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 सालों के अंदर, पिछले करीबन 1-1.5 साल भी नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर निवेशकों का 10 से 12 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूबा। वो छोटे और मध्यम जो हमारे नौकरी पेशा लोग थे, उनका पैसा था। क्या उनकी आवाज उठाना गुनाह है? आप देखिए ना, मेरिट पे बात कीजिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। राजनीतिक दल के रूप में चुनाव सभा में जो बातें कही जाती है, अगर आज हम एक कोट करने लगेंगे ना, तो मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं बनेगा। मैं फिर बता दूं आपको, 2014 के इलेक्शन की बात है, 2014 के इलेक्शन की बात है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जो हमारी पेरीफेरी होती है, जिसके अंदर पोलिंग बूथ होता है, उस पोलिंग बूथ के मतलब की सीमा के अंदर से उन्होंने भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है कमल, उसको ट्वीट किया था सेल्फी लेकर। तो आज एक बात बताइए, उसके अलावा उन्होंने तमाम पुराने जो मामले थे उनके अंदर गलत एफिडेविट दिए गए थे, और अभी भी एक और इनके निशिकांत दुबे है, उनका भी एक मामला चल रहा, उनके भी गलत एफिडेविट के मामले। तो तमाम आज इनकी डिग्रियों पे कोई प्रश्न चिन्ह लगे हुए, लेकिन उन पे कोई बात नहीं करना चाहता। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते इस पूरे मामले देखिए में? मेरी बात सुनिए, हम राजनीति को उस वैमनस्यता के साथ नहीं करना चाहते, उस विद्वेष की भावना के साथ नहीं करना चाहते। हम स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखते हैं। आज अगर गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर आंख के बदले आंख लेने का अगर ये चलाया जाए, पूरा का पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा है, और सत्य को प्राप्त करना अहिंसा का रास्ता ही है। मैं सत्य मेरा धर्म है और मैं इसी रास्ते पे चलूंगा, और सत्य के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये असत्य और झूठे लोग किसी ना किसी वक्त पे बेनकाब होंगे, और ये समय आ गया है, क्योंकि कभी भी तानाशाह की अति जब बढ़ती है ना, तो उसका फैसला जनता करती है, और वो समय आ चुका है। क्योंकि आप बार बार मुद्दों से ध्यान बटाकर मामले को डाइवर्ट करते हैं। वो कहते हैं ना 3D मॉडल पे ये काम करते हैं, डिस्टोर्ट, डाइवर्ट एंड पूरी तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है ना, ये पूरा का पूरा इस देश के अंदर आज महंगाई, बेरोजगारी, इस पे भ्रष्टाचार, संसाधनों के खरीद, जो बिक्री, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आज देश की हालत क्या हो गई है, देश की हालत क्या हो गई है, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। आप संसद चलने नहीं दे रहे, लोकसभा खुद नहीं चलने दे रहे। जब राहुल गांधी ने तो यही कहा था ना कि मुझे कम से कम उनका जवाब सुनने के बाद में आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते, तो कम से कम देश को पता तो चलता। लेकिन राहुल गांधी यहां चुप रहने वाले नहीं है। आपने संसद में नहीं बोलने दिया, वो सड़क पे बोलेंगे और पूरे देश के अंदर पदयात्रा करके बोलेंगे, और इस मोदी सरकार को एक्सपोज करेंगे। सुनिए, आपको लगता है कि ना केवल कांग्रेस बल्कि तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो आपकी खिलाफत में, मुखालफत में, उन तमाम राजनीतिक दलों का आरोप यह रहता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार करती रही है? देखिए दीपक जी, मैं तो एक चीज जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करती है। जितनी भी संवैधानिक संस्था है वो अपना काम कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार का कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहां पे बोला कि साहब जनता के 10 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अडानी को बचाने की बात आप खुद कर रहे हो क्या? 10 लाख करोड़ रुपए जनता के कहां डूबे हैं? अरे भाई आप मुझे बताइए कि वो अडानी के शेयर गए, क्योंकि अडानी का 76% होल्डिंग तो अडानी के पास है, जनता के पास तो है ही नहीं। जनता के पास में भैया, जनता के पास में होल्डिंग ही नहीं है। सेल कंपनी क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। जनता के पास में अडानी शेयर जब 76% अडानी के पास में, तो जनता के पैसे कहां से डूब गए? इसका मतलब ये कि खुद अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में अडानी को आपने इन्वेस्टमेंट करने की क्यों जमीन परमिशन दी है? आपने करोड़ों रुपए उसको अडानी को यहाँ पे कोयले के को परचेज करने के लिए करोड़ों रुपए आपने दे दिए। आप एलआईसी और एसबीआई की, भैया कोई न तो एलआईसी का पैसा डूबा है न एसबीआई का। यहाँ के झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देश सुरक्षित है। देश में आपके टाइम पे 24,000 का इंडेक्स था, आज 60,000 का इंडेक्स है। जनता मोदी जी को चाहती है। मोदी जी के नाम से देश तरक्की कर रहा। आज वर्ल्ड के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था है मोदी जी के नाम से। आपने देश को गर्त में डाल दिया था। आपके नेता खुद बोल के आए थे 1 रुपया चल के 50 रुपए से भ्रष्टाचार में चला जाता है। चलिए सुरेश जी और राजेंद्र आर्य जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस खास मुद्दे पर। आपने दोनों ने अपने विचार हमारे सामने रखे, विचारों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहुल गांधी की सांसदी चली गई है और कांग्रेस को लगता है कि तानाशाही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कर रही है। वही बीजेपी को लगता है कि जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है वो संविधान के